CSS में हम लोगों ने डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, अब हम लोग पोजीशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके, पोजीशन प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना और क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे CSS डिजाइन के लिए? क्योंकि अब हम अपने किसी भी एलिमेंट का, ये बॉक्स मैं को इसको एलिमेंट मान लेता हूं, तो किसी भी एलिमेंट का पोजीशन कि वो आपकी स्क्रीन पे किस पोजीशन पे दिखाई देगा, इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक थोड़ा बहुत इन चीजों को हम लोग कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग मार्जिन एंड पैडिंग, ठीक है, लेकिन मार्जिन एंड पैडिंग से चीजें उतनी इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं हो पाती हैं और इसमें बहुत अलग अलग तरह की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बट विद द हेल्प ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी हम उन चीज़ों को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। तो पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जब भी पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो ध्यान देना, जो मार्जिन वाली प्रॉपर्टी होती है वो यूज़ होना बंद हो जाती है और हमारे पास आ जाता है टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट। डायरेक्ट ये चारों ऑप्शंस हमारे पास ओपन हो जाते हैं और डायरेक्ट हम इन चारों ऑप्शंस का यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली इनको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट को डायरेक्टली यूज़ करने के लिए भी हमें कुछ माइन्यूट से चेंजेस करने पड़ते हैं। अब उन माइन्यूट से चेंजेस को हम लोग समझते हैं। तो हमारा जो पोजीशन प्रॉपर्टी है, इसकी कुछ 4-5 वैल्यूज होती हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले स्टैटिक। स्टैटिक मतलब नॉर्मल, कोई हम लोग चेंजेस नहीं कर रहे, जो डिफॉल्ट है वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्टिकी, फिर मेरे पास आता है फिक्स्ड, फिर मेरे पास आता है रिलेटिव, फिर मेरे पास आता है एब्सोल्यूट। ये मेरे पास पोजीशन की 5 प्रॉपर्टी होती है और ये 5 प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। अभी स्टार्टिंग में हम लोग स्टैटिक को देखते हैं, जितने दिनों से अभी तक हम लोग कोडिंग कर रहे हैं या CSS पढ़ रहे हैं, हमेशा पोजीशन की बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक वैल्यू होती है, जिसमें पोजीशन की कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होती, नॉर्मल तरीके से वो पोजीशन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और जब हम लोग इसके अलावा स्टिकी, फिक्स्ड, रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूज़ करने लगते हैं तो पोजीशन जो आपका वेरिएबल है वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगता है ऑटोमेटिकली, उसके पास कुछ अलग फीचर्स आ जाते हैं, अलग पावर्स आ जाती हैं, तो वो उस तरीके से बिहेव करने लगता है। अब इन चीज़ों को समझने के लिए, स्टिकी और ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा कोड लिखेंगे और उस कोड के माध्यम से समझेंगे किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। हम अपने VS कोड पे आते हैं एंड यहाँ पे CSS के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम लिखूंगा पोजीशन प्रॉपर्टी, क्योंकि अब हम लोग पोजीशन के लिए काम कर रहे हैं। नाउ index.html, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं style.css, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के मैं फटाफट इंडेक्स के अंदर बॉयलर कोड ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरा बॉयलर कोड ऐड हो गया। नाउ क्विकली मैं लिंक टैग का यूज़ करके अपने CSS को लिंक कर देता हूँ। यस, मेरा CSS भी लिंक हो गया। अब मैं एक कंसिडरेशन करते हैं कि मैं एक नेवबार बनाऊंगा, ठीक है, और उसमें अलग अलग चीज़ों को डालूंगा, अलग अलग बटन्स को डालूंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी सी चीज़ बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले एक डिव बना देता हूँ, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं कुछ स्पैन ऐड कर देता हूँ, ABCD, ठीक है। एक और स्पैन ऐड कर देता हूँ, या इसके अंदर H1 स्पैन से एक और स्पैन कर देते हैं, DEFGH, और एक और स्पैन ऐड कर देते हैं, KLMNO। ओके, सबसे पहले मैं एक डिव बना के और या H1 बना के मैं ये लिख देता हूँ माई वेबसाइट। ओके, और ये अंदर वाले जो तीनों चारों स्पैन हैं, इनको मैं एक और डिव में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये स्पैन बना लो या इनको एंकर टैग बना देते हैं, चलो इनको एंकर टैग बना देते हैं, इस सबको एंकर टैग बना देते हैं। अब जब एंकर टैग बना है तो इसमें href भी लिखना पड़ेगा, तो वो मैनुअली लिख देता हूँ क्योंकि मैंने चेंज किया है href, और कुछ नहीं डालता हूँ, ब्लैंक हैशटैग इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये Ctrl+C किया, ये सब जगह पेस्ट कर दिया मैंने, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये मेरे पास 3 लिंक बन गए,
एक मेरी वेबसाइट का बन गया। अब मैं इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करता हूँ तो कुछ मेरे को आउटपुट दिखेगा कुछ इस तरीके का, जहाँ पे मेरे को वेबसाइट लिखा होगा, नीचे 3 लिंक होगी। अब चलो इसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर देते हैं। तो मैं डिव को मैं आईडी दे देता हूँ हेडर की, ठीक है। दूसरे वाले जो अंदर वाला डिव है उसको आईडी दे देता हूँ लिंक्स का, ठीक है। और H1 को मैं भी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लेक्स वाली चीज़ें भी रिवाइज करूँगा जो पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में करी थी। अब मैं स्टाइल शीट के अंदर जाके अगर मैं हैशटैग हेडर के अंदर, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, लेट्स मेक इट करेक्ट। हेडर के अंदर मैं अगर कर दूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, अभी मेरा डिस्प्ले कैसा आ रहा है, देखो ये नॉर्मल ऊपर नीचे आ रहा है। अब मेरे को इसको साइड बाय साइड करना है तो एक H1 एक ब्लॉक एलिमेंट है जो हम लोगों ने पहले से देखा था, डिव भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो मैं इसमें डिस्प्ले कर देता हूं फ्लेक्स, ओके। एंड दिस, ये दोनों आजू बाजू आ गए, ठीक है, बहुत सही तरीके से आ गया। यहाँ पे मेरे H1 में मेरी वेबसाइट का नाम लिखा और ये लिखा। चलो अब साथ में मैं इसके बैकग्राउंड में कलर भी डाल देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे एक्वा डाल देता हूँ, तो एक्वा कलर का ये बैकग्राउंड हो गया। अब ये तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। अब साथ के साथ मैं अपने टेक्स्ट को कुछ डिज़ाइन डालना नहीं डालना कोई नहीं, अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ। चलो इतनी सी चीज़ें हो गई। अब मुझे ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड हो रहा है, तो थोड़ा सा इसका ब्रॉडनेस कम करते हैं। इस H1 की जगह हम लोग यहाँ पे H3 ले लेते हैं। थोड़ी सी ब्रॉड, जी ज़्यादा छोटा हो गया, तो क्या करें। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। होता क्या है कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना मार्जिन पैडिंग आती है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग हमें कैसे पता चलेगा, तो अब देखो ये टेक्स्ट इतना छोटा, ये ऊपर नीचे इतनी जगह क्यों है, तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ मार्जिन पैडिंग है। तो उसके लिए हमारे को एक आदत डालेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कि जब भी कोई CSS लिखेंगे तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में स्टार लगा के, और मैं मार्जिन को 0 कर दूंगा और पैडिंग को भी 0 कर दूंगा। तो मार्जिन पैडिंग 0 करते ही देखो ये सब कुछ बिल्कुल 0 0 0 हो गया। अब मैं मैनुअली, मुझे जितनी जरूरत हो उतनी पैडिंग डाल दो। तो अब मैं जब पैडिंग डालूंगा तो पूरे के पूरे उस पर आएगा। तो अब मैं यहाँ पे पैडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं पैडिंग डाल देता हूँ मान लो 5 पिक्सल का। तो देखो 5 पिक्सल का पैडिंग हो गया। अब इट इज़ लुकिंग बेटर, ओके। सो लेट्स टेक इट 10 पिक्सल, इट्स ऑल्सो लुकिंग बेटर नाउ, और अच्छा भी लग रहा है। अब आप मेरे को बताइए, ये इसको इधर रखना है और इस वाले को बिल्कुल लास्ट में रखना है, तो क्या करना चाहिए। तो बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स डू डैट। इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे कर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, वेयर इज स्पेस बिटवीन, ओके। सो एक इधर रह गया, एक बिल्कुल लास्ट में चला गया, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक वेबसाइट के अंदर होता है, ओके। तो बहुत प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इस काम को कर लिया। सो हमने देखा कि हेडर मेरा स्टार्टिंग में आ गया और ये जो लिंक्स है मेरे को एंड में आ गए। अच्छा, अब इनके बीच में भी थोड़ा थोड़ा गैप देना था। मैंने क्या कहा था जब आप लोगों को फ्लेक्स पढ़ाया था कि जो पेरेंट होता है उसके अंदर ही चीज़ें लगती हैं। हालांकि ये ऑलरेडी ऐसे हमारा हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे फ्लेक्स का इस्तेमाल और भी कर सकता हूँ और अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैं हैशटैग लिंक्स लिखता हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लेक्स को फिर से, ओके। फिर से मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब इसके अंदर गैप कर देता हूँ मैं कुछ 10 पिक्सल का, तो देखो ये गैप हो गया। तो इस तरीके से आप इंटरनल के इंटरनल भी फ्लेक्स यूज़ कर सकते हो। तो इससे आप लोग को और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी किस तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे फ्लेक्स को और ग्रिड को। चलो अब हमें वही मेन हमारा जो काम था, हमें पोजीशन प्रॉपर्टी को समझना था। तो ये तो मेरा हेडर वगैरह बन गया। अब इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ और यहाँ पे लोरेम टेक्स्ट डाल देता हूँ, एक 2000 डाल देता हूँ। तो 2000 वर्ड्स का मेरा लोरेम टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। तो ये कुछ 2000 वर्ड्स का लोरेम टेक्स्ट आ गया। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपने बहुत सारी वेबसाइट में ऐसा नोटिस किया होगा कि जैसे ही मैं चीज़ों को ऐसे स्क्रॉल करता हूँ तो वेबसाइट का जो हेडर होता है वो टॉप पे ही रह जाता है और बाकी चीज़ें जैसे कि ये टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है वो उसके अंदर घुस के, मतलब ऐसा लगता है कि वो अंदर उसके चला गया, ठीक है, ऐसा फील होता है।
और टॉप पे ये हमारा जो हेडर है हमेशा टॉप पे फिक्स्ड हो जाता है। इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें पोजीशन का स्टिकी नेचर यूज़ करना पड़ेगा कि ये हमारा हमेशा टॉप पे चिपका रहे और टॉप पे जाके चिपक जाए। गॉट इट? तो ये स्टिकी नेचर अचीव करने के लिए मुझे किसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मेरे को पूरा का पूरा हेडर चिपकाना है ना टॉप पे। क्योंकि देखिए, जो चीज़ मुझे फिक्स करनी है, मुझे उस चीज़ का आईडी पता होना चाहिए, मुझे उस चीज़ की क्लास पता होना चाहिए, मेरे सेलेक्टर्स का यूज़ करके मैं उस चीज़ को सेलेक्ट कर पाना चाहिए। अब उस चीज़ को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टाइल में जाते हैं, ये मेरा हेडर है, इस चीज़ को ही मुझे सेलेक्ट करना है। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, इस हेडर के ऊपर भी कभी क्या होता है कि टॉप हेडर भी होता है, तो यहाँ पे ऊपर भी मैं एक पैराग्राफ में कुछ लिख देता हूँ, ऐसे कॉन्टैक्ट इन्फो, और यहाँ पे कुछ नंबर लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे नंबर आप लोगों ने देखा होगा, ये नंबर। ठीक है, यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ माई ईमेल, नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, माई ईमेल @example.com। ठीक है, तो देखो ये ऊपर कॉन्टैक्ट इन्फो आ गया। गॉट इट? तो ये सबसे ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो आ गया, उसके नीचे मेरा हेडर आ गया, और उसके नीचे मेरा ये आ गया। अब जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये देखो ऐसे स्क्रॉल हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है ना। तो इस चीज़ को कैसे अचीव करते हैं, तो चलो मैं स्टाइल CSS में जाके यहाँ पे मैं कर देता हूँ पोजीशन को स्टिकी। पोजीशन को मैंने स्टिकी कर दिया। अब ये स्टिकी कहाँ से होगा, अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब कुछ वैसे ही चलेगा जब तक कि मैं इसको बताऊंगा नहीं कि तुझे चिपकना कहाँ है। स्टिकी मतलब होता है चिपकना, जहाँ पे जगह स्टिकी नोटिस होता है ना, चिपक जाता है। तो इसको कहाँ चिपकना है, तो आई विल गिव हिम द पोजीशन, आप टॉप 0 पे जाके चिपक जाओ। गॉट इट? तो देखो अब यहाँ पे ये वेबसाइट लिखी हुई है, नीचे जितना भी हो सकता है, टॉप 0 से नीचे कुछ भी चलेगा। तो उसकी मिनिमम वैल्यू टॉप 0 है, टॉप 0 से कम नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो देखो वो वहाँ जाके चिपक जाएगा, और बाकी चीज़ें उसके अंदर ऑटोमेटिकली इनसाइड स्क्रॉल होने लगी। ठीक है, यही फीचर्स होते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स में, एंड दिस फीचर इज अचीव्ड बाय स्टिकी पोजीशन। गॉट इट? पहला आपको चीज़ समझ में। दूसरा आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में ऐसा देखा होगा, कॉर्नर पे, किसी भी वेबसाइट के कॉर्नर पे एक चैट का आइकन हो जाता है, या क्वेश्चन मार्क का हेल्प का आइकन होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग किस तरह से बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने बिल्कुल ये टेक्स्ट वगैरह के बिल्कुल बॉटम में चला जाता हूँ, और बॉटम में जाके यहाँ पे एक मैं बटन बनाता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ मैं हेल्प। क्लियर है? और इसको आईडी दे देता हूँ मैं हेल्प बटन। ठीक है, हेल्प बटन की आईडी दे दी मैंने, हेल्प का बटन बना दिया। तो ये देखो लास्ट में यहाँ पे कोने में आपको हेल्प का बटन दिख रहा है। अब इस हेल्प के बटन को मुझे यहाँ पे कोने में नहीं, बल्कि राइट बॉटम में फ्लोटिंग कराना है इस टेक्स्ट के ऊपर, और मैं पूरी की पूरी पेज को कितना भी स्क्रॉल करूँ, मेरा बटन वहीं पे रहना चाहिए। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप पेज को कितना भी स्क्रॉल करो, आपका बटन वहीं रहना चाहिए, एंड दैट इज द फिक्स्ड प्रॉपर्टी। आपका बटन वहाँ से हिलना नहीं चाहिए, आपका बटन, पेज कुछ भी हो जाए, आपका बटन वहीं दिखना चाहिए, एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, एवरीवेयर, मतलब आप जब भी हो को वहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे अचीव करेंगे, तो मैं ये हेल्प बटन की आईडी उठाता हूँ। ठीक है, देखिए सेलेक्टर्स का तो बहुत अच्छे से हम लोगों को यूज़ करना आ गया है कि हम किसी में भी आईडी क्लास में लगा के उसको तुरंत सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेल्प बटन के अंदर मैं पोजीशन दे देता हूँ नॉट रिलेटिव फिक्स्ड। पोजीशन तो इसको फिक्स दे दी, लेकिन कहाँ फिक्स करना है, तो मैंने क्या बताया था, बॉटम राइट में। तो यहाँ लिख देते हैं बॉटम। बॉटम मतलब बिल्कुल टॉप का कॉर्नर वाला पार्ट। ठीक है, जहाँ पे आप अभी मेरी इमेज देख पाए, तो कॉर्नर में हम लोग किस पॉइंट पे, तो बॉटम से कितना ऊंचा कितना नीचा हमें क्या करना है, अब समझते हैं। ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है, तो मुझे कुछ इस लोकेशन पे बटन चाहिए होगा। ठीक है, ये मैंने पिंक कलर का कर दिया, कुछ इस लोकेशन पे मेरे को बटन चाहिए होगा। तो इस लोकेशन पे बटन अचीव करने के लिए देखो, ये मेरा बॉटम का पॉइंट है, बॉटम के पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है और राइट के पॉइंट से थोड़ा सा अंदर है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे पिक्सल से। तो बॉटम से मैंने 20 पिक्सल बोल दिया, और राइट से भी मैंने 20 पिक्सल बोल दिया। बॉटम 20 पिक्सल, राइट 20 पिक्सल। तो यस,
आपको देखो यहाँ पे बटन दिख रहा है, बटन 20 पिक्सल, राइट 20 पिक्सल। अच्छा, इस बटन को थोड़ा सा और काम करते हैं, इस बटन को पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, पैडिंग दे देते हैं इसको 5 पिक्सल की। बटन का बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बटन का बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ रेड कलर का। तो देखो ये रेड कलर का नीचे बटन आप लोग को दिखने लगा, ठीक है, एंड बॉटम में ये रेड कलर का बटन यहाँ पे दिखने लगा। दिस इज हाउ यू विल, अब कितना भी स्क्रॉल कर लो, पूरे पेज को आप स्क्रॉल करके आप इसको परेशान कर दो, लेकिन वो बटन वहीं फिक्स है तो वहीं फिक्स रहेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो क्यों पाती हैं? अब आप इसके अंदर ये अंदर चला जा रहा है और एक बटन वहाँ फिक्स होकर ऊपर को फिक्स हो जा रहा है और पीछे से उसकी सारी चीज़ें मूव कर पा रही हैं, ये सारी चीज़ें क्यों हो पाती हैं? तो ये सारी चीज़ें हो पाती हैं, हमने अभी 2 एक्सिस पे काम किया है, ये सारी चीज़ें हो पाती हैं ड्यू टू द थर्ड एक्सिस, जिसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं। अब जेड एक्सिस किस तरह से काम करता है? तो जेड एक्सिस 3D में चला जाता है, दैट इज द थिकनेस ऑफ योर वेबसाइट, और किसी भी चीज़ की थिकनेस बताता है वो। तो होता क्या है कि एक्स और वाई एक्सिस पे तो हमने काम कर लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे काम कर लिया, वाई एक्सिस पे काम कर लिया, लेकिन अब कंसीडर करो कि एक बहुत ही थिन लेयर्स लगी हुई, जैसे कॉपी में डिफरेंट पेजेस होते हैं ना, तो वो बटर पेपर जो आता है, वो बटर पेपर पे हमने ड्राइंग बनाया, फिर ढेर सारे बटर पेपर पे हम ड्राइंग बनाए और बटर पेपर को ऐसे प्रेस कर देते हैं तो हमें सारी ड्राइंग बहुत ही क्लियर दिखने लगती है। उसी तरीके से वेबसाइट ये बटर पेपर वाला फील करता है, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। हम हर एक बटर पेपर पे कुछ बना रहे हैं और बाद में फिर उसको दिखा दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लग रहा है कि एक ही पेज है, ठीक है। नाउ अब हो क्या रहा है, जैसे ही मैं किसी को भी प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूं, या तो उसको स्टैटिक्स कर रहा हूं या उसको फिक्स कर रहा हूं, तो वो अपने जेड एक्सिस को चेंज कर रहा है, वो अपने जेड एक्सिस 0 से 1 पे आ जा रहा है, समझ रहे हो, एक जेड एक्सिस ऊपर आ गया, तो उसके पीछे वाली चीज, जैसे ये चीज है, इसके आगे एक और चीज आ गई, तो पीछे वाली चीज तो कितनी मूव कर ले, ये ऊपर वाली चीज तो इसके ऊपर फिक्स फ्लोटिंग ही दिखेगी, तो इसी वजह से बटन आपको फ्लोटिंग दिख रहा है, इसी वजह से आपको स्टैटिक में ऊपर चिपका हुआ जो स्टिकी आपका हेडर है वो ऊपर चिपका हुआ दिख रहा है, और नीचे अंदर पीछे आपका जो भी टेक्स्ट है वो सारा फ्लो कर रहा है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आता है जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स की हेल्प करके हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। अभी नहीं जेड इंडेक्स का यूज करके हम लोग कंट्रोल करेंगे। जेड इंडेक्स का यूज, क्योंकि यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली है, जेड इंडेक्स का बहुत अच्छा यूज हम लोग करते हैं इन केस ऑफ जब हमें वो चीज यूज करनी होती है। क्या? जब हमें यूज करते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट। उसके लिए मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोग को ये समझाऊंगा कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट किस तरीके से काम करती है। इस वीडियो में आप लोगों ने समझा कि फिक्स्ड और स्टैटिक किस तरीके से काम करता है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से पोजिशन प्रॉपर्टी काम कर रही है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा स्टिकी किस तरीके से काम कर रहा है, फिक्स्ड किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। जो स्टैटिक होता है वो डेफिनेटली मतलब हमेशा चल ही रहा है वही चीज़, तो हम उसमें कोई चीज़ अपडेट्स नहीं कर रहे हैं, ओके। एंड दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन प्रॉपर्टी इन स्टिकी एंड फिक्स्ड। अभी रिलेटिव और एब्सोल्यूट पेंडिंग है, वो अभी इसका सेकेंड पार्ट में आप लोगों को दिखाऊँ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट।